हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं फोनोलॉजी यानी कि वर्ण विचार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न विभिन्न तरह के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए हर दृष्टिकोण से हमें वर्ण विचार के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आज आप लोगों के समक्ष मैं यह टॉपिक लेकर के आया हूं। अभी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाला है, तो उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए चलिए आज हम लोग देखते हैं वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी पर क्या होता है। ठीक, चलिए देखें। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण विचार में ये जो शब्द है फोन, फोन का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो हम कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या है, हमारे मुंह से आवाज के रूप में निकल रहा है, ध्वनि के रूप में निकल रहा है। तो हर चीज का एक छोटा इकाई भी होता है। उसी तरह ध्वनि का भी सबसे छोटा इकाई निर्धारित किया गया है और उसी सबसे छोटे इकाई को ही कहा जाता है वर्ण या अक्षर। आप सभी वर्ण अक्षर शब्द से परिचित हैं। तो वर्ण या अक्षर हम किसको बोलते हैं? तो किसी भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, किसी भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है वर्ण या अक्षर। अब ये जो दो शब्द है वर्ण और अक्षर, ये दो शब्द है, मतलब दोनों का अर्थ भी अलग अलग होता होगा, ये भी जान लें। देखिए, दोनों का अर्थ एक ही है, बस अलग अलग गुण के आधार पे उस शब्द का नामकरण किया गया है। जैसे हम कुछ, मैंने बोला क, मैंने क्या बोला? क। तो क बोला तो ये मैंने ध्वनि को इस तरह लिपि की सहायता से, एक लिपि की सहायता से उसको इस तरह संकेत का रूप दिया, तब ये मुझे दिखने लगा। ठीक है, जब मैंने क बोला और लिखा नहीं तो आपने केवल ध्वनि सुना, उसका कोई चित्र या संकेत या प्रतिरूप आपके दिमाग पर नहीं बना। लेकिन मैंने जैसे ही उस क को एक लिपि की सहायता से इस तरह लिखा तो उसका एक चित्र बन गया कि क कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमको अब दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? वर्ण है। अब देखो, वर्ण माने क्या होता है? वर्ण माने वास्तव में होता है रंग, और रंग क्या है? हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। रंग हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। तो जब किसी ध्वनि को संकेत का रूप दे दिया जाता है और वो ध्वनि हमको संकेत के रूप में दिखने लगे, तब हम उसको कहते हैं वर्ण। इतना समझ में आ गया? अब अक्षर क्यों बोलते हैं? तो देखो, अक्षर किस लिए बोला जाता है? अक्षर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और क्षर। अ और क्षर। तो क्षर का अर्थ होता है क्षय होना, नष्ट होना, घटना, कम होना। ठीक, तो जिसका क्षय ना हो, नाश ना हो, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हो, तो उसको बोला जाता है अक्षर। तो ये जो क है, इसको हम और टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहां देखिए, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इनके जो ध्वनि है, इनके जो वर्ण है, उनको अलग अलग किया है। जैसे राम को अलग अलग वर्णों में लिखे या उसके ध्वनि को अलग अलग वर्ण के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो, र तो र, आ है, आ जुड़ा है, आ की मात्रा, तो आ, म एक आधा म रहेगा क्योंकि वर्ण के रूप में लिखना है। ठीक है, और हर वर्ण में आ जुड़ा रहता है, तो ये तो इस तरह 1 2 3 4 चार ध्वनि मिलकर ये राम जो शब्द है वो बना है। तो देखिए, यहाँ चार ध्वनि का ये वर्ण है। ठीक है, ये क्या है? वर्ण है। ये वो सबसे छोटी इकाई है, इसी को सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, यही वर्ण है। ठीक है, तो ये चार ध्वनि से कहें या चार वर्णों से मिलकर ये राम शब्द बना हुआ है। तो जो हमें दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देने लगते हैं, इसलिए उसको वर्ण भी कहते हैं। दूसरा, हम ये र, आ, म और अ,
इसको और दो भागों में बांट नहीं सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है अक्षर भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखें, जैसे देखो विद्यालय, विद्यालय में कौन कौन से शब्द देखो, व में छोटी ई की मात्रा है, फिर ये आधा द और आधा या में आ की मात्रा जुड़ा, फिर ल में अ जुड़ा रहता है, किसी भी वर्ण में ये जितने भी वर्ण यहाँ लिखे हैं ना सब में अ जुड़ा रहता है, या में भी अ जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर इसको अलग से लिखेंगे तो ये ऐसे है, ये वर्ण है और वर्ण में एक और वर्ण अ मिल करके ये य बनता है, पूरा य बनता है। ठीक है, ये य दो वर्णों का मेल से, ये य दो वर्णों के मेल से बना है, आधा यानी य वर्ण और अ वर्ण, तो य बना पूरा। ठीक, चलिए देखें, इसके बाद हम स्वर और व्यंजन यानी कि जितने भी वर्ण हैं वर्णों के समूह को बोला जाता है वर्णमाला। आप सब पहली जब कक्षा पढ़ते हैं या KG1 तो वहाँ वर्णमाला का हमको एक पहाड़ा के रूप में पुस्तक दिया जाता है, वर्णमाला पढ़ाया जाता है। तो सभी वर्णों के समूह को बोला जाता है वर्णमाला। और किसी भी वर्ण को लिखने के लिए जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है लिपि। किसी भी वर्ण को, किसी भी भाषा के वर्ण को या भाषा के शब्दों को लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि को बोला जाता है लिपि या इंग्लिश में स्क्रिप्ट। ठीक, चलिए देखें, अब पूरे वर्णमाला को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो देखिए स्वर, यहाँ से स्वर है, कुल 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से देखो, आ ई उ री ए ओ औ अं अहा। ये जो अंग और अहा है ये वास्तव में ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ये दोनों के बीच का है। देखो अंग कह रहे हैं तो शुरू में आ आता है, फिर अंगा, अहा कह रहे हैं तो आ रहा है, फिर ह आ रहा है। तो ये स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बने हैं। चूंकि इसको लिखने के लिए अब बोलने के लिए अ साउंड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको स्वर की श्रेणी में रखे हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितना हो गया, 13। अब देखें, यहां से लेकर देखिए क ख ग घ अंगा, इसको बोला जाता है कंठ वर्ग। इसका पूरे का यहां तक का 25, देखिए 5-5 जो वर्ण हैं उनका एक समूह है। तो यहाँ तक देखिए 5-5 वर्ण का समूह है, तो ये कुछ 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो देखो हम जब किसी भी वर्ण का मुंह से उच्चारण करते हैं तो मुंह से उच्चारण करते हैं तो फेफड़े से जो हवा निकल रहा है वो हमारे कंठ से लेकर ओष्ठ तक यानी ओंठ तक किसी न किसी के द्वारा उसको रोका जाता है, बाधित किया जाता है हवा को, तब जा करके उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो इसमें अलग अलग स्थान का नाम है जहाँ से उनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कंठ, ये कंठ है, इसमें जितने भी 5 ये वर्ण हैं इनका उच्चारण जब करते हैं तो फेफड़े से जो हवा निकलता है वो कंठ के द्वारा उसको, कंठ वहाँ पर थोड़ा सिकुड़ जाता है। हमारा कंठ क्या होता है, थोड़ा सिकुड़ जाता है। उस सिकुड़ने के कारण इन 5 वर्णों का उच्चारण हम कर पाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कंठ वर्ग। कंठ से जैसे क, ख, ग, घ, अंग, आप बोल के देखिए तो यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कंठ थोड़ा सिकुड़ रहा है और फिर वहीं से आवाज निकल रहा है। ठीक, दूसरा वर्ग देखें तालव्य। तालव्य बोला जाता है ये तालु, ठीक, जीभ के ऊपर का जो गोल हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, वो कहलाता है तालु। तो आप जब इस तालव्य वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जीभ, ये जो हमारा जीभ है और तालु दोनों आपस में सड़ते हैं या थोड़ा सटने का प्रयास करते हैं, तो उनके बीच से हवा बहुत रगड़ खा के निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको तालव्य वर्ग कहा जाता है, क्योंकि तालु और जीभ के द्वारा हवा को बाधित किया जाता है। जो हवा फेफड़े से बाहर निकल रहा है मुंह के रास्ते से, उसको जीभ और तालु के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं तालव्य वर्ग। देखो बोल के देखो, च, छ, ज,
झ य। तो ये जो 5 वर्ण हैं तालव्य वर्ग क्यों कहलाए? क्योंकि जीभ और तालु के बीच, यानी जीभ और तालु दोनों मिलकर बाहर निकलने वाली हवा को बाधित करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। अब देखें मूर्धन्य। अब देखो तालु के बाद कंठ आ गया, तालु, तालु से थोड़ा आगे आओगे तो दांत और के ऊपर क्या है? मसूड़े। तो मसूड़े के द्वारा, ठीक है, जीभ और मसूड़े के बीच में हवा को बाधित किया जाता है, यानी हवा को रोकने का प्रयास किया जाता है। दांत और मसूड़े के बीच में हवा को रोकने का प्रयास किया जाता है, तब हम इसको बोलते हैं मूर्धन्य। यानी मूर्धा यानी का क्या समझ सकते हो? मसूड़ा। मूर्धा यानी मसूड़ा। जब जीभ मसूड़े को टच करता है, मसूड़े को टच करके हवा को रोकता है, तब इस जो वर्ग के वर्ण है इसका उच्चारण होता है। जैसे देखो ट, ठ, ड, ढ, ण। यानी आप बोलकर देखो तो जीभ का जो सबसे अंतिम छोर है, नुकीला वाला हिस्सा, वो हमारे दांत के ऊपर जो मसूड़े हैं, मसूड़ा है, उसको स्पर्श करता है, इसीलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। ठीक है। तालव्य में जीभ तालु को छूता है, जीभ तालु को छूता है, इसलिए तालव्य वर्ग। ठीक। मूर्धन्य में जीभ का जो अंतिम नुकीला वाला हिस्सा है वो मूर्धा यानी कि मसूड़े को छूता है, तब हम इस वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। समझ आ रहा है? उसी तरह देखें दंत्य वर्ग। तो दंत्य में देखो, दंत्य माने क्या होता है? दांत। अब मसूड़ा के नीचे क्या आ गया? दांत। क्रम को याद रखना, पहले कंठ, कंठ के बाद आता है तालु, तालु के बाद मूर्धा यानी मसूड़ा, मसूड़ा के ठीक नीचे दांत है, तो दांत से देखिए त, थ, द, ध, न। इनको बोलते समय हमारे जीभ का जो अंतिम सिरा है वो दांत को स्पर्श करता है। स्पर्श व्यंजन नाम भी इसलिए है क्योंकि जीभ दांत को स्पर्श कर रहा है। तो त, थ, द, ध, न बोलेंगे तो दांत को स्पर्श करता है जीभ, इसलिए इस वर्ग का नाम रखा गया दंत वर्ग। ठीक। अब देखें ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ, ओष्ठ माने होता है, ओष्ठ यानी होंठ। ठीक है। तो होंठ शब्द से बना है ये। तो होंठ का उपयोग कैसे होता है देखें। प, फ, ब, भ, म। जब ये 5 जो वर्ण है ओष्ठ वर्ग की, इसका जब उच्चारण करते हैं तब हमारे दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, जुड़ते हैं। आप दोनों होंठ को आपस में जोड़े बगैर इन 5 वर्णों का उच्चारण कभी भी कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो इसीलिए इसका, इस वर्ग का नाम रखा ओष्ठ वर्ग। प, फ, ब, भ, म। देखिए 5 वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तब हमारे दोनों ओंठ आपस में स्पर्श करते हैं, छूते हैं एक दूसरे को, इसीलिए इस वर्ग का नाम रखा गया ओष्ठ वर्ग। ये देखें य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ये 4 वर्णों को। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंदर से थोड़ा आवाज निकलता है। य, र, ल, व ये जब बोलते हैं ना तो थोड़ा अंदर से आवाज निकलता है। ठीक है। ना तो कंठ से, ना ही ए और जो 3 स्थान बताए तालु, मूर्धा और दंत्य और ओष्ठ, इनको छोड़ करके अलग से अंदर से आवाज निकलता है जैसा लगता है, इसलिए बोलते हैं इसको अंतस्थ व्यंजन। एक और चीज, अंतस्थ व्यंजन की विशेषता क्या है? ये स्वर और व्यंजन के मेल से, यानी स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का वर्ण कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? देखो या लिखोगे तो ये ई और आ से बनकर मिलकर बना है या। उसी तरह वा को देखें तो उ, धन, आ से मिलकर बना है वाह, या। ठीक। तो इसमें जो वर्ण है इनको स्वर और व्यंजन के बीच का कहा जाता है। देखो ये 2 स्वरों से मिलकर बना है ना, ये दोनों अलग है। तो इस तरह ये इसका जो साउंड, इसका जो आवाज है वो अंदर से निकलता है। अंतस्थ माने अंदर से, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरा देखें लास्ट वाला श, इसको देखो श, श, स, ह, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऊष्म व्यंजन में हमारे जो उच्चारण स्थान हैं तालु, मूर्धा, दंत्य, ठीक है, और कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य। तो ये जो 4 स्थानों पर हवा को थोड़ा
रोका जाता है और संकुचित हो जाता है ये चारों स्थान, जिसके वजह से जो निकलने वाली हवा है वो उष्म यानी कि गर्म हो जाती है, उष्म यानी कि गर्म हो जाती है। इसलिए इस वर्ग का नाम बना उष्म व्यंजन। हम जब इन चारों वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय जो हवा निकलता है हमारे मुंह से वो गर्म होकर निकलता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चार जगह है हमारे उच्चारण के चार स्थान हैं, कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, यहाँ पर ही हवा को रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसके वजह से हवा गर्म हो जाती है, उष्ण हो जाती है। देखिए श, ये जब ये वाला श का उच्चारण करेंगे तो तालु और जीभ के बीच में जगह कम हो जाता है, जिसके वजह से हवा रगड़ खाते हुए निकलता है तो हवा गर्म हो जाता है। तो ये तालु के पास रोका जाता है। ठीक है, कहाँ पर? तालु। तो जीभ और तालु को आपस में सटा के बोलेंगे तब ये श बनेगा। क्या बनेगा? श। जीभ और तालु को सटाकर बोलना है। ये मूर्धा, मूर्धा यानी मसूड़ा, यानी हमें ये वाला श का जब उच्चारण करना है तो जीभ का नुकीला हिस्सा को थोड़ा मसूड़े के करीब ले जाना है। ठीक है, तब ये स होगा। जैसे श, ये श है, ये श है, ये श है। ठीक, और ये है स, इसको स्वतंत्र ढंग से बोलना है। तो ये जब बोलते हैं, ये वाला स का उच्चारण करते हैं स, तो जो हवा है वो दांत के साथ रगड़ खाता है, यानी दांत में जो पोला है बीच बीच में, या दोनों दांत के ऊपर नीचे के दांत के बीच से रगड़ खाते हुए निकलता है, तब ये वाला स का उच्चारण होता है। बोल के देखिए, स बोलते हैं तब ये दांत, दोनों ऊपर नीचे के दांत के बीच से हवा रगड़ खाते हुए निकलता है, तब ये इसका उच्चारण होता है। तो ये दंत यानी दांत वाला से कह सकते हैं। ठीक है, इसका स्थान क्या है अगर स्पर्श व्यंजन के आधार पर देखें तो दंत ये सा है। ठीक, ये ह कंठ से, आप ह बोल के देखिए, ह बोलेंगे तो बीच में कोई रुकावट नहीं है, सीधा यहाँ कंठ के पास हवा को थोड़ा संकुचित किया जाता है। ठीक, तो ये कंठ वर्ग का है। तो ये चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और स्पर्श के आधार पर इसका अगर हम वर्गीकरण करें तो ये तालव्य है, ये मूर्धा है, मूर्धन्य है, ये दंत्य है और ये कंठ है। ठीक, तो इसको अलग अलग भी जानना जरूरी है और चारों मिलके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और स्थान के आधार पर देखें तो ये तालव्य है, श, ये श, ये स और ये ह। ठीक, इस तरह हो गया ये हमारा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखें यहाँ संयुक्त व्यंजन, तो कुल संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। देखिए ये जो क्ष, इसको पढ़ते हैं क्ष, जैसे ये लिखते हैं ना, हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं जी? कक्षा। कक्षा ऐसे बोल देते हैं, कक्षा वास्तव में शुद्ध उच्चारण नहीं है, ये वास्तव में कक्षा है। क्या है? कक्षा, कक्षा। ठीक, तो ये जो क्ष है ये आधा क और स मिलके बना है, तो ये अगर हम जानते रहेंगे तो शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। ये क और ये श, स पूरा रहेगा, याद रखना, क आधा रहेगा। ये समझने के लिए आप कभी मोबाइल पे टाइप करके देखना हिंदी टाइप, तो क को हमको आधा लिखना पड़ता है, उसके बाद स जैसे ही दबाओगे तो ये बनता है। ठीक, तो इस तरह आधा का और पूरा श मिल करके कक्षा, क्या लिखा है? कक्षा, तो ये कक्षा लिखा है। त्र, आधा त और पूरा र मिलके त्र बनता है। ठीक, जो ज्ञ है, जिसको हम लोग ज्ञ पढ़ते हैं, वास्तव में क्या है? ये ज्ञ है। तो ये ऐसे प्रश्नों को विशेषकर जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है ज्ञ, जबकि ये ज्ञ है। ज्ञ विज्ञान नहीं होता, विज्ञान होता है। आप लोगों ने बाबा रामदेव को कभी सुना होगा, देखे होंगे, वो विज्ञान शब्द नहीं कहता, विज्ञान कहता है, वो शुद्ध उच्चारण करता है उसका। तो ये ज्ञ है, ज्ञ नहीं है। और जब आप ये ज्ञ है ये जानते रहेंगे तभी आप जान सकते हैं कि आधा ज और य मिल करके ज्ञ बना है। ये ज्ञ नहीं, क्या है? ज्ञ है। स्र, तो श और र, आधा श और र मिलकर के स्र बना है। ठीक, तो ये कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखें ये ड़, ये ढ़,
अड़ा ढ़। तो ये दो विशेष प्रकार के वर्ण होते हैं हिंदी में। और ये कैसे वर्ण है, इनकी विशेषता क्या है, तो शब्द के बीच या अंत में आने वाले वर्ण है। जैसे ये पढ़, पढ़ना, ठीक है, पढ़ा। तो यहां देखो ये जो दो वर्ण हैं अड़ और अड़ा, अड़ और अड़ा, या इसको अड़ा अड़ बोलते हैं, इसको अड़ा बोलते हैं, ठीक है, अड़ा अड़। तो ये जो वर्ण है ये कभी भी किसी भी शब्द के पहले नंबर पे यानी शुरुआती वर्ण के रूप में नहीं लिखे जाते। लिखे जाएंगे तो दूसरा नंबर या बीच में या लास्ट में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये विशेष प्रकार के दो वर्ण हैं। इस तरह देखें तो कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने हमने देखे, 13 देखे। 25 स्पर्श व्यंजन देखिए, 5-5 वर्णों का समूह होता है, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, प फ ब भ म अंत है, ठीक है। अब उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 है। कौन से, य र ल व और श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन है कुल 4, और संयुक्त व्यंजन 4 यहाँ पर, और 2 स्पेशल ड़ ढ़। तो ये सब मिलाकर होता है 52। इस तरह से 52 वर्ण के बारे में हमने एक संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय जाना, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आगे फिर हम इन्हीं के संबंध में और क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी जानकारियां हैं, उनको जानेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।